हाँ जी बच्चों, देखो आज जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पीछे आप देख रहे हो, जर्नल एंट्री फॉर गुड्स। मतलब गुड्स हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, गुड्स हम लोग एज ए चैरिटी दे देते हैं, गुड्स हम अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। ठीक, तो इन सब से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, ये हम आज बात करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है उसको the very first thing that you are going to do is you will purchase goods purchase for cash। तो गुड्स आप कैश में खरीद रहे हो, तो जब गुड्स परचेज विद फॉर कैश हुआ तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो इंटायर ट्रांजेक्शन है, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक परचेज इन्वॉल्व है और एक दूसरा क्या है, कैश इन्वॉल्व है। परचेज हमको पहले से पता है कि एक्सपेंसेज होता है, और जो कैश है वो क्या है, एसेट है। और परचेज अगर एक्सपेंसेज है तो इसका मतलब हो गया कि परचेज जो है दो दृष्टिकोण से, यानी दोनों ही, अगर रूल लगाओ, तुम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ और मॉडर्न अप्रोच लगाओ, तो दोनों ही अप्रोच से, एक अप्रोच से अगर मैं मॉडर्न अप्रोच लगाऊं तो मॉडर्न अप्रोच से ये क्या चीज़ है, ये एक्सपेंस हो गया। ऑलराइट बॉयज, सही है बच्चों, ये एक्सपेंस हो गया। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं, विच अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं, तो इसको हम बोलेंगे कि यार ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो फिर रूल क्या अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से चलूं तो भी नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और चूंकि परचेजेज एक्सपेंस होते हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर मैं मॉडर्न के हिसाब से देखूं तो एक्सपेंसेज अगर हो या एक्सपेंसेज बढ़े तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑलराइट, क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करते हैं। तो इन ये जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं इसके पीछे, उस रूल्स को हमने समझ लिया। अब सीधे हम लोग एंट्री की तरफ चले आएंगे। तो द एंट्री इज राइटली डन हियर, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बड़ी ध्यान से बात समझनी है आपको, कभी भी नरेशन ना भूलें, नरेशन को कभी भी ना भूलें। ये नरेशन है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ऑलराइट, अब जरूरी तो नहीं है कि हर बारी तुम कैश में ही खरीदोगे, कभी गुड्स तो तुम उधार भी खरीदोगे। तो जब तुम उधार खरीदोगे तो उसके लिए हमने लिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ये एग्जांपल ले लिया। अब इस ट्रांजेक्शन में भी परचेज है और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गया, इसमें राम इन्वॉल्व हो गया। राम कौन है, यहाँ पर राम इन्वॉल्व हुआ। राम कौन है बंधु? तो राम है हमारा क्रेडिटर, क्योंकि आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। जब भी आप कभी उधार में गुड्स परचेज करें तो टर्म क्या यूज होता है, दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो है, अब ये जो क्रेडिटर है ये क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, है ना। तो मॉडर्न अप्रोच से अगर आप देखो तो राम यहाँ क्या है, क्रेडिटर है, और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो जो ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज करे तो आप इसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। लायबिलिटी हो या इंक्रीज करे, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो लायबिलिटी को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। ये तो मॉडर्न अप्रोच में हमने सीखा। अब इसी राम को अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में ले जाऊं, किस अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में ले जाऊं, तो ये राम पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये पर्सन का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ राम गिवर है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसने हमको माल दिया है तो ही इज गिवर, देने वाला है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो एंट्री मैंने यहाँ पास किया हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, इट्स बीन राइटली पास्ड। परचेज के बारे में तो पिछली एंट्री में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए
अब ये तो हो गया सेल और परचेज कैश में और परचेज क्रेडिट पे। अब अगर हम सेल करें, है ना, सेल करें और सेल हम करें उधार में और सेल करें हम कैश में, तो कैश में अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा, तो फिर यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। एक हो गया बेटा कैश अकाउंट और दूसरा हो गया क्या, सेल्स अकाउंट। ये दो अकाउंट यहां इन्वॉल्व हो गए। ठीक, कैश अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से देखूं, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से देखूं, अब मैं दोनों ही अप्रोच, अभी बात किया था मैंने कैश के बारे में, तो कैश क्या हो गया, एसेट हो गया। और इस केस में मॉडर्न अप्रोच में देखूं तो कैश क्या है, एसेट है। और मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में देखूं तो ये रियल अकाउंट है। ऑलराइट, तो अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में देखूं तो ये क्या है, एसेट है, और यहाँ एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज हो तो हम इसे डेबिट करेंगे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल पे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच लूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को लेकर के ये जो बात मैंने दो बातें कही, इन बातों को आप यहां पर संभाल के रखेंगे। दूसरी चीज सेल्स को लेकर हो गया। सेल्स जो है अगर आप मॉडर्न अप्रोच से देखें तो ये इनकम है और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, इससे आप ध्यान से समझेंगे। तो सेल्स हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लिख भी दिया अब गुरु, है ना, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये हो गया कौन सा अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अगर आप इसको देखें ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जैसे परचेज नॉमिनल अकाउंट है वैसे ही सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोनों ही मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, चाहे मॉडर्न मेथड हो चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो या अप्रोच हो, का इस्तेमाल करें तो भी हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइटली रोट। अब यही चीज अगर मैं उधार में करूं तो मित्रों सेल्स तो अपनी जगह रहेगा, सेल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो यहां रूल था वो वही रूल यहां भी अप्लाई होगा, सिर्फ आपने उधार खरीदा। तो जब भी कभी आप उधार खरीदो तो कोई ना कोई होगा, कोई एंटिटी होगी, कोई नेचुरल इंडिविजुअल होगा, तो वहां से आप खरीदते हो। तो उसने आपको आपने उधार बेचा, आपने बेचा, यहाँ बेचने की बात हम कर रहे हैं। तो आपने माल क्या किया, बेचा। तो किसी न किसी एंटिटी को दिया होगा, या तो नेचुरल इंडिविजुअल को दिया होगा या अपने आर्टिफिशियल पर्सन को दिया होगा, यानी किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने माल बेचा होगा। जिस किसी को भी आपने बेचा होगा, he is now come under an obligation to pay you in future on a date you have mutually decided। तो जो आप दोनों ने तय किया होगा उस डेट पे वो देगा। उस डेट तक, जब तक कि वो हमको दे न दे, हमारा उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। तो वो एक प्रकार से हमारा फ्यूचर एसेट होता है। मतलब कि ये जो मोहन है, ये जो मोहन है, ये मोहन मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि मोहन हमारा डेटर है। ठीक है, मोहन हमारा डेटर है। अगर हम उधार बेचते हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ डेटर, और अगर उधार परचेज करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर। तो डेटर इज एन एसेट। ऑलराइट, नाउ अगर मैं इसी चीज को दोनों अप्रोच से लेता हूं, मॉडर्न अप्रोच भी लेता हूं और मैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी लेता हूं, दोनों ही अप्रोच में अगर लेता हूं, मॉडर्न अप्रोच भी लेता हूं और ट्रेडिशनल अप्रोच भी लेता हूं, बात वही आएगी। मॉडर्न अप्रोच में हम कहेंगे कि भाई ये तो हमारा एसेट है और ये बढ़ गया, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि यहां पर कोई पर्सन इन्वॉल्व है और रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहां मोहन क्या है, रिसीवर है, ही इज रिसीविंग गुड्स।
So he is the receiver, so he is to be naturally debited. So Mohan account debit to sales account. यहाँ तक बात समझ में आ गई. गुड्स परचेज करना चाहे कैश में चाहे उधार, और सेल्स करना चाहे उधार में चाहे कैश में. ये दो एंट्रीज टाइप की एंट्रीज आपने समझ लिया. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टाइप की चीज़ों को देखते हैं. इसी में हम देखते हैं कि भाई आज जो गुड्स हैं, अगर गुड्स आपने कभी एज एन ऑनर, जैसे मान लीजिए आपका मेडिसिन शॉप है तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप दवाई अपनी दुकान से लेकर के जाते हो. कोल्ड हो गया, कफ हो गया, कुछ भी हुआ, आप अपनी दुकान से दवाई लेके जाते हो, खा लेते हो. डू यू पे एनी सिंगल अमाउंट? क्या आप अपने गले में कुछ पैसे डालते हो? क्या आप नहीं डालते, है ना. क्या कोई कैश बुक जनरेट होता है? क्या कोई कैश मेमो जनरेट होता है? क्या नहीं होता. आप सीधे अपने घर में लेके जाते हो और आप खा पी लेते हो जो भी दवाई है. आपका कोई भी शोरूम है, आपकी कपड़े की शोरूम है, व्हाट यू डू, यू सिंपली गो एंड गेट क्लॉथ, गेट इट स्टिच्ड, व्हाटएवर. तो आप उसके दाम नहीं देते हो, है ना. वो सीधे आपके घर में चला जाता है और आपके इस्तेमाल में आ जाती है. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा व्यापार जिसमें से आप अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हो और अपना आप यूज करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज. अब यहां पर आप देखिए, यहां पर थोड़ा टेक्निकली आपको समझना है. जब भी कोई गुड्स या पैसा कुछ भी बिजनेस से ओनर अपने इस्तेमाल के लिए निकालता हो तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. व्हाट दैट इज कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. ऑलराइट, ठीक है. तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. तो जैसे कि आपने गुड्स निकाले अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया ड्राइंग्स. ठीक है. और ड्राइंग्स जो होता है, एक तरीके से आप इसको लॉस कह सकते हो, इसको आप एक्सपेंस कह सकते हो. ठीक है. ये हो गया लॉस इन दी, loss, I mean to say that is a reduction of capital. Drawings leads to reduction of capital. All right. So you can say it, ज़्यादा टेक्निकली अगर आप बोले तो बोले रिडक्शन ऑफ कैपिटल है. ड्राइंग्स इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल है. लूजली हम इसको कहते हैं लॉस है, कह देते हैं एक्सपेंसेस है. बट टेक्निकली करेक्ट अगर आपको करना है तो कैपिटल आपका रिड्यूस हो गया. जितना आपने माल अपने इस्तेमाल के लिए निकाला, पैरेलली आपका उतना कैपिटल कम हो गया. तो अब इसको इस दृष्टि से देखिए कि अगर कैपिटल बढ़ जाता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. और कैपिटल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है. ठीक है. मेरा जो जर्नल एंट्री वाला पोर्शन वाला लेक्चर है ना, उसको देखिएगा, उसमें मैंने बोला हुआ है आप लोगों को. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. अब यहाँ पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो, अगर मॉडर्न मेथड से देखें तो सिंपली कैपिटल है और कैपिटल आपकी घट जाती है. और इस घटते हुए कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, है ना. अ टर्म इज बीन गिवन, ड्राइंग्स. ठीक. ट्रेडिशनल अप्रोच में आप अगर इसको कहें तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. और यहां पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ डेबिट रिसीवर, तो यहाँ जो ओनर है वो रिसीव कर रहा है, तो ओनर को रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? ओनर जो रिसीव कर रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर टर्म या यूज किया हुआ, ड्राइंग्स यूज हुआ. इसलिए ड्राइंग्स को हमने क्या किया? डेबिट कर दिया. और क्रेडिट में भाई साहब क्या लिखा? परचेजेस. क्यों लिखा परचेजेस? क्रेडिट परचेज क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि जितनी गुड्स, अभी गुड्स जो है वो क्या हो गई? घट गई, आपके स्टॉक से निकल गई ना, तो वो उसकी जो मूल्य है, मूल्य के बराबर ही निकला है. आपने कोई इस पर कोई प्रॉफिट चार्ज करके तो नहीं निकाला ना, कोई प्रॉफिट लगा के तो नहीं निकाला ना गुरु. जितने का माल आपने खरीदा था वही माल आपने अपने इस्तेमाल के लिए ले गए. तो जो स्टॉक आपकी घटी उसकी वैल्यू कितने के बराबर थी? परचेज के बराबर थी. तो परचेज के बराबर वो घट गई. तो परचेज अगर घट गया यानी एक्सपेंस अगर घट गया तो क्रेडिट करेंगे. ठीक है. यानी नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल हो गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. अगर आप इसको नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे जाकर के देखोगे परचेजेस को तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और यहाँ ये परचेज इनकम या गेन नहीं है. ऑलराइट. तो ये क्या हो गया है? इसको ऐसे देखिए कि जितनी वैल्यू आपकी स्टॉक की घटी, एसेट की घटी, है ना, दैट इज जस्ट इक्वल टू द परचेजेस. तो परचेजेस आपका क्या हो गया?
परचेज के बराबर आपकी स्टॉक घट गई, इसलिए क्रेडिट में क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। कन्वेंशनल है और कन्वीनियंट है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। इसी प्रकार गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे, यानी आपने माल बनाया या आपने खरीदा और अपने पोटेंशियल कस्टमर को सैंपल के बेसिस पे दे देते हो, तो पोटेंशियल कस्टमर को सैंपल के बेसिस पे दे दिया, तो एक तरीके से आप कर क्या रहे हो, आप इसका अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। और एडवर्टीजमेंट नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट हो जाएगा, इसलिए एडवर्टीजमेंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मैं बार बार ट्रेडिशनल और मॉडर्न का उपयोग नहीं कर रहा हूं, एनफ है। अब आप चीजों को समझ लोगे। तो एडवर्टीजमेंट को हमने डेबिट कर दिया और फिर परचेज को क्रेडिट किया, क्योंकि जो सैंपल हमने दिया है वो कितनी वैल्यू लॉस हुई है हमारी, उतनी ही हुई है जितने में हमने परचेज किया है। और वो परचेज क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए परचेज यहां पर जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर परचेज करने से आ रहा होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, जा रहा होता है तो हम लोग, तो एक्सपेंसेस, मतलब इसको ऐसे समझो कि एक्सपेंसेस कम हो गए ना, एक्सपेंसेस जो पहले बढ़े थे, अब एक्सपेंसेस क्या हो गए, घट गए तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। जस्ट इसको ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर आपने चैरिटी के तौर पे दिया तो सेम रूल यहां पर अप्लाई होगा जो यहां पर अप्लाई हो रहा था एडवर्टीजमेंट में, बस टर्म क्या ऊपर आ जाएगा, चैरिटी को डेबिट कर देंगे और टू परचेजेस कर देंगे। करेक्ट है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे मैं आपको ये चीज सिखाता हूं कि कई बार क्या होता है, ये जो 7 एंट्रीज है ना, ये थोड़े टिपिकल से एंट्रीज हैं, ऑलराइट, इसको आपको ध्यान पे रखना है। पहले जो 4 थी वो ठीक थी, बाकी की जो 3 है इन एंट्रीज को आपने ध्यान से देखना है। एक और एंट्री है जहां पर मान लीजिए ये गुड्स हैं और ये गुड्स आपका आग वाग लग गई, चोरी वोरी हो गया, कुछ हो गया और आपके गुड्स का डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गई, इट वाज स्टोलन, है ना, गुड्स लॉस्ट बाय स्टीलिंग, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग वाग लग गई, बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलामिटी की वजह से या ह्यूमन मेड कैलामिटी की वजह से वो नुकसान हो गया, तो जितना गुड्स नुकसान हुआ दैट वाज द वैल्यू, है ना, दैट वाज द वैल्यू ऑफ परचेजेस। इसलिए यहां पर भी डेबिट में लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लॉस हुआ है। तो आप अब समझते ही हो, मॉडर्न अप्रोच ले लो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच ले लो, आपने लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, व्हाटएवर द इवेंट वाज, इफ इट वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ थेफ्ट, you write like lost by theft, or if it is by fire, you write lost by fire. If it has occurred because of flood, lost by flood, you can write the event lost by and then the name of the event, and that will be debited because that is a loss. दूसरी तरफ परचेजेस क्रेडिट में हो जाएगा विद द सेम स्ट्रोक जो हमने यहाँ पर सारे 6 में 7 में 5 में यूज किया है, बस उसी तरीके से यहाँ पर परचेज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब एक और कहानी है। ऐसा है कि हम जब गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं, तो यार हम अपने स्टॉक को इंश्योर करके भी रखते हैं, है ना, हम अपने स्टॉक को इंश्योर करके भी रखते हैं। तो इंश्योर करके रखते हैं तो नेचुरली है कि जब लॉस होगा तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और अपने इस लॉस के लिए कंप्लेंट लॉन्च करोगे। जैसे ये कंप्लेंट लॉन्च करोगे ना, वैसे ही एक जर्नल एंट्री है ना, टू इंडिकेट that compensation, the loss of losing of the compensation with the insurance company, you simply pass a journal entry, in recognition of the complaint lodged with the insurance company, you write a journal entry over there. तो आप वहां जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अब यहां देखिए, अगर लॉस बाय फायर था, डेबिट था पहले, 2 परचेजेस था, अब इसी लॉस बाय फायर को कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे अब यहाँ पे, और लॉस बाय फायर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, है ना, क्या हो गया, ये कंपनसेट हो गया। लॉस बाय फायर को आपने डेबिट कर दिया, लॉस बाय फायर को आपने क्रेडिट कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पर एक, पहले वो क्या था, पहले लॉस बाय फायर क्या था, डेबिट था, अब उसको कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आ गई। तो अब इंश्योरेंस कंपनी की देनदारी बनती है कि वो हमको पे करे, किसके लिए, अगेंस्ट द लॉस बाय फायर। तो अब लॉस बाय फायर को हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, नीचे डालेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमारा अब आ गया।
अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कंपनसेशन देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर हमको कंपनसेशन देगी तो जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी हमने जितना कंप्लेंट लॉन्च किया सारा का सारा कंपनसेशन दे दे। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है या तो सारा दे दे, या हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी जितने के लिए आपने कंप्लेंट लॉन्च किया है उसमें से कम दे, है ना। ये दो परिस्थितियां हो सकती हैं। अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम आपने लॉन्च किया था, तो आपने लिखा था इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 1 लाख रुपए। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सारे पैसे दे दिए तो अब क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो गया, यानी पैसे आ गए तो बैंक डेबिट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यानी इंश्योरेंस कंपनी का जो पहले डेबिट था फिर क्रेडिट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी नलिफाई हो गई और वो जो परचेजेस थे, लॉस जो था उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, पैसे आ गए, कहानी खत्म हो गई, बैंक बढ़ गया। लेकिन अगर आपको ये पूरे 1 लाख रुपए ना दे, वो ये कहे कि भाई आपका जो कंप्लेंट है आई अग्री विद योर कंप्लेंट, बट मुझे लगता है कि जो असेसमेंट है उस असेसमेंट करके लगता है कि आपका नुकसान एक्चुअल में 80,000 का हुआ है, हम आपको 80 देंगे, बाकी 20 आप देख लो। यानी अभी भी 20 आपका लॉस है ना। तो जितना बैंक ने आपको दिया, पहले तो लॉस आपका वाइप आउट हो गया था डेबिट क्रेडिट करके। सबसे पहले तो लॉस को आपने डेबिट किया था, परचेज को क्रेडिट किया था, फिर दूसरी दफा जब इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम लेना था तो फिर से उस लॉस को क्रेडिट कर दिया आपने, है ना। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सारे पैसे दे दिए तब तो लॉस ऑलरेडी नल एंड वाइड हो चुका है। अब क्या है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नहीं मैं 80 ही दूंगा बाकी 20, तो फिर से वो लॉस जो है वो निकल के, है ना, वो बाहर आ जाएगा। यू नो द फ्रॉग विल जंप आउट ऑफ दी, है ना, बैग। तो बैग से फ्रॉग निकल के फिर से बाहर आ जाएगा और फिर वो आ जाएगा तो लॉस है तो फिर डेबिट कर देंगे और जितना पैसा वो देगा वो बैंक को डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू, अब है ना। चलिए अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द लॉस इज इनकर्ड इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज नॉट अ सेल। ऑलराइट, है ना। So in case goods were insured and insurance claim for the amount of loss is lost, तो insurance company to loss of stock by theft or fire, और फिर अगर फुल अमाउंट आपको मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। वेरी सिंपल, जैसे मैंने अभी न्यूमेरिकली आपको सिखाया। अगली बारी आप देखोगे कि when you know I mean loss of stock और एक सेकंड, अब देखिए when the insurance company does not pay full claim amount, पूरा क्लेम अमाउंट नहीं होता तो क्या कहा मैंने, कहा बैंक अकाउंट लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। इससे पहले वाली एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा क्लेम मांगा था आपने, और अगर उसने पूरा दे दिया तो वहीं पे इंश्योरेंस फिर क्रेडिट हो गया, बैंक ऊपर आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो एंट्री था वो नल एंड वाइड हो गया। लेकिन अब दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी कहती कि भाई आपने जितने का क्लेम हमको किया था हम उतना तो नहीं देंगे, हम आपको 80,000 ही देंगे। तो आप बैंक में तो 80,000 लिख दोगे, बाकी आपका क्या हो गया, बाकी जो बच गया वो तो प्योर नुकसान हो गया। तो फिर से मैंने कहा कि द फ्रॉग जम्प्ड आउट ऑफ द बैग, वो अचानक से फिर से बाहर से निकल आ गया जो फ्रॉग था। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो आपने 1 लाख से एंट्री करी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो डेबिट 1 लाख किया था फिर उसको क्रेडिट करके उसको नल एंड वाइड करेंगे, है ना, नलीफाई करेंगे। तो करने के लिए आपको इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो गुड्स से रिलेटेड बेटा जो जर्नल एंट्री है वो ऑलमोस्ट इतनी ही जर्नल एंट्री आपके लिए काफी है। ठीक, अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।